अब मैं राकेश कपूर साहब के पास आती हूँ कि राकेश, आपको क्या लग रहा है कि अब ये पूरा जो मोदी नाम का जो फिगर है, जो फिनोमेना जो 10 साल में पैदा हुआ था, चाहे उसको सोशल मीडिया ने क्रिएट किया हो, चाहे अंधभक्तों ने किया हो, चाहे फिर उसको डेलिबरेटली कॉर्पोरेट्स ने बनाया हो, क्या वो जो कल्ट फिगर है मोदी का, वो बिल्कुल अब कहीं ना कहीं सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा है और अब धीरे धीरे वो पतन की ओर बढ़ रहा है? अब जितना भी चाले अब मोदी जी का कि वो जो एक रुआब था, एक जो ऑरा था पूरा, नहीं। हाँ नीलू जी, राकेश जी, धन्यवाद। देखिए, मोदी कल्ट किस प्रकार से ढीला हो रहा है इसका प्रमाण स्वयं प्रधानमंत्री ने दे दिया है। वो कल श्रीनगर में उन्होंने जो योगा डे मनाया, वो कंधे पर हरा रुमाल, हरा छापा था उस पे, वो डाल करके मनाया, वो योग किया। तो पहला प्रमाण ये मिला। दूसरा प्रमाण मिला बनारस में। दूसरा प्रमाण मिला बनारस में कि डर लोगों में खत्म हो रहा है। मोदी जी का जो बहुमत था, जो जीत का अंतर था, वो 4-4.5 लाख से गिर करके 1.5 लाख पर रह गया। दूसरा प्रमाण हमें ये मिला। राकेश अचल जी ने कहा कि लोकतंत्र में सरकारें इकबाल से चलती हैं, लाठी डंडे से नहीं चलती। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सटीक कहा। लोकतंत्र में सरकारें इकबाल से चलती, इकबाल का डर होता है। इकबाल का डर लाठी डंडे जैसा डर नहीं होता। इकबाल का खौफ लाठी डंडे जैसा खौफ नहीं होता। इकबाल का जो खौफ होता है या जो डर होता है, वो डर जैसा हम समझते हैं वो डर नहीं होता। वो एक सम्मानित भाव रहता है कि सरकार है, इसको इकबाल कहते हैं। इकबाल इसको कहा जाता है। सरकार का वजूद है, सरकार हमारा संज्ञान ले रही है अगर हम गलत काम करते हैं तो। लेकिन जब सरकार खुद डर पैदा करती है तो लोकतंत्र नहीं चलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1961 या 62 में एक डर के बारे में उन्होंने 15 मिनट बोला था कि लोकतंत्र कभी डर से नहीं चल सकता है, लोकतंत्र खौफ से नहीं चला करता है। लोकतंत्र में खौफ होगा तो लोग झूठ बोलेंगे, मक्कारी करेंगे। उन्होंने मक्कार शब्द का ही प्रयोग किया था। उनका वो आप जो आर्काइव से उठा करके देख लीजिए। लोग झूठ बोलेंगे, लोग मक्कारी करेंगे, सरकार को असलियत का पता नहीं लगने देंगे, जो कि बनारस में हुआ। बनारस में लोगों में गुस्सा था, इसलिए मोदी जी का मार्जिन 4.5 से 1.5 लाख पर आ गया। तो लोकतंत्र में डर कभी काम नहीं करता है। डर यदि होगा तो जो एकदम से गुस्सा फूटा है लोगों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का इन चुनावों में, अगर डर पैदा ना किया गया होता तो इसका संज्ञान सरकार को बहुत पहले से होता कि लोगों में हमारे खिलाफ रोष है, हमारे खिलाफ गुस्सा है। इससे सरकार को ही फायदा होता है, जो सरकार होती है। और लोकतंत्र में सरकार जो है वो बागबानी करती है, वो मालिकानी नहीं करती है, बागबानी करती है। और उसके बाग की हर एक फूल को खिलता रहना चाहिए। किसी एक वर्ग या किसी एक किस्म के फूलों को वो मरने नहीं देता है। वो सच्चा बागबान होता है। लोकतंत्र में सरकार मालिक नहीं होती, सरकार जो है वो केयर टेकर होती है। केयर टेकर उस सेंस में नहीं, सरकार का वजूद होता है लेकिन वो एक क्यूरेटर का काम करती है, क्यूरेटर होती है, वो मैनेजमेंट करती है, मालिक नहीं होती, देखभाल करती है। वो लोगों की संपत्ति का देखभाल करती है। लोकतंत्र में जितनी संपत्ति होती है वो लोगों की संपत्ति होती है, उसको ही हम राष्ट्रीय संपत्ति बोलते हैं। लोग सब तमाशा देख रहे थे किस प्रकार से राष्ट्रीय संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में जा रही थी, किस प्रकार से जो आर्थिक असमानता है वो बढ़ रही थी। लोग इसका संज्ञान ले रहे थे, लेकिन लोगों में डर था, डर बैठा दिया गया था सरकार के सरकारी अमलों के एक्शन से। जिस तरीके से ये बुलडोजर संस्कृति पनपी, ये क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक भय पैदा करने का तरीका है किसी एक वर्ग के खिलाफ। इस प्रकार के कार्य लोकतंत्र में नहीं होते हैं। और डॉक्टर लोहिया तो ये कहते थे कि लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है।
लोक लज्जा अगर आप त्याग देंगे तो लोकतंत्र भी दम तोड़ने लगता है, लोगों का लोकतंत्र में विश्वास कम होने लगता है। अभी ताजा उदाहरण प्रोटेम स्पीकर का है। प्रोटेम स्पीकर में क्या हुआ, अब किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। उन्हें प्रोटेम स्पीकर के बारे में ही जरा विपक्षी दल जो है, मुख्य विपक्षी दल इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, उनसे सलाह कर लेते, उसके बाद किसी का नाम रिकमेंड करते। अब वो एक पेज उठा करके ले आए हैं कि वेस्टमिनिस्टर सिस्टम में ये है कि सीनियर मोस्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जो के सुरेश है कांग्रेस के, वे 1998 और 2004 का 2 बार चुनाव हार चुके, ब्रेक आ गया उनके 8 बार सांसद बनने में। जबकि जो ये हरिकृष्ण मेहताब के बेटे हैं भर्तृहरि मेहताब, ये लगातार से 8वीं बार जीत करके आए हैं, जबकि लगातार 7वीं बार जीत चुके हैं, जबकि 8 बार जीत चुके हैं के सुरेश। क्या फर्क पड़ता था? प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? नए संसद सदस्यों को शपथ दिलाना। भाई 2014 में कमलनाथ जी बने थे, कांग्रेस के थे। 2019 में वीरेंद्र कुमार बने थे, वो इन्हीं की तरफ के थे, सीनियर मोस्ट थे। तब तो आपने ये सारी चीजें नहीं देखी, क्योंकि बीच में एक बार कमलनाथ जी भी चुनाव हार गए थे, छिंदवाड़ा से एक ही बार हारे, वो एक बार हार गए थे। फिर इसके बावजूद तो ये कुछ परंपराएं होती है, कुछ परंपराएं होती है जिनका लोकतंत्र में निर्वाह किया जाता है। जब परंपराएं तोड़ दी जाती हैं, संसद को बंधक बना लिया जाता है, तब लोगों में डर पैदा होता है कि ये तो कुछ चल ही नहीं रहा है हिसाब से। लोकतंत्र तब चरमराने लगता है। लोगों में डर पैदा करने का एक तरीका होता है, उस तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए लोकतंत्र में। उसके सबसे बड़ा नुकसान जो सत्तारूढ़ दल होता है उसी को होता है, और ये इन चुनावों ने सिद्ध कर दिया है। जी नीलू जी, डीएम वहां पे डीएम और कलेक्टर अगर इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और नौकरशाहों को भी बोला जा रहा है कि भाई उनकी वजह से भी चुनाव हारा गया है, तो जो मेरा सवाल है इन टोटलिटी कि क्या अब बीजेपी के अंदर भी टूट फूट होगी, क्या ब्यूरोक्रेसी के अंदर टूट फूट होगी? ये जो मोदी का कल्ट फिगर बनाया गया था, अब उसका इम्पैक्ट देखिए कहाँ कहाँ पड़ रहा है। ब्यूरोक्रेसी पर पड़ रहा है, बीजेपी की अंदरूनी पॉलिटिक्स पर पड़ रहा है, बीजेपी के कार्डर्स पर पड़ रहा है। इसको कैसे संभालेंगे मोदी? भाई मोदी का तो पतन हो रहा है, लेकिन साथ में पार्टी न टूटे, ये इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा? कौन इंश्योर करेगा? देखिए नीलू जी, ये बड़ी खतरनाक बात है। अगर पार्टी की समीक्षा बैठक में कोई किसी जिले का डीएम शामिल होता है तो सीधा मतलब ये संविधान का उल्लंघन हो रहा है। डीएम संविधान की शपथ लेकर के बैठता है, एसपी संविधान, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, ये सब संविधान की शपथ लेने के बाद अपना काम शुरू करते हैं। संविधान का सीधा उल्लंघन हो रहा है, इसका संज्ञान, ये बहुत गंभीर बात है, इसका संज्ञान न्यायालय को लिए लेना चाहिए अगर ऐसा हुआ है तो। क्योंकि पार्टी, ब्यूरोक्रेट कोई पार्टी नहीं है। ब्यूरोक्रेट संविधान की मर्यादाओं से बंधा होता है। ब्यूरोक्रेसी संविधान के अनुसार चलती है। अगर ब्यूरोक्रेसी का हम राजनीतिकरण कर देंगे तो हमारा लोकतंत्र बचेगा कहाँ? उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ, पिछली सरकारों में भी ऐसा हुआ होगा, ऐसा आरोप लगाते हैं लोग। तो ये बहुत खतरनाक बात है। जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, तो बीजेपी तो उत्तर प्रदेश की हार के कारणों का पता लगा रही है, मगर हार के कारण पता लगाने के लिए आपकी आवश्यकता नहीं है। आपका जो परसेप्शन था आपके बारे में वो गलत था लोगों में, कि ये पूंजीपतियों की पार्टी है, जो पहले हुआ करता था 70 से पहले, जो हरिशंकर परसाई ने कहा था कि संघ के कार्यकर्ता जो हैं वो पूंजीपतियों के पैदल सैनिक हैं। व्यंग्यकार थे हरिशंकर परसाई, उन्होंने कहा था। क्या आप उस तरफ जा रहे हैं? और उस तरफ जाते जाते क्या आप एक और बड़ा पाप कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को राजनीति का अंग बना रहे हैं? पुलिस तो हो ही गई है, अब ब्यूरोक्रेसी भी क्या राजनीतिक रंग में रंगेगी? अगर राजनीतिक रंग में रंगेगी तो संविधान का शासन रहेगा कहाँ? भारत संविधान के शासन से चलता है। यहाँ पर सरकारें किसी भी पार्टी की हो सकती है,
मगर शासन संविधान का होता है, ये नियम है, ये थंब रूल है लोकतंत्र का। और देखिए जो अभी आपने जो सवाल पूछा था नीलू जी, क्या था वो, जरा मैं भूल गया। मेरे कहने का मतलब ये था कि ये सारी चीजें एक मोदी कल्ट फिगर की वजह से हुई थी। अब उस कल्ट फिगर के पतन के बाद इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा कि पार्टी ना खत्म हो। ब्यूरोक्रेसी में जो टूट फूट एक नजर आ रही है कि ब्यूरोक्रेसी और जो पार्टी के कार्डर्स है वो आमने सामने खड़े हो गए, तो ये सारी चीजें एक रेपरकशन की तरह दिख रही हैं। उसका एक जो असर हो रहा है वो नजर आ रहा है इसका ग्राउंड पर, और ये मोदी कल्ट फिगर की वजह से ही है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। किसी भी डीएम का दफ्तर जो है वो राजनीतिक पार्टी का दफ्तर नहीं बनाया जा सकता। मुझे याद है ये उत्तर प्रदेश चौधरी चरण सिंह का भी है। मुझे याद है 1969 में जब थोड़े दिन के लिए चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर बने, उनकी बाद में सरकार गिर गई थी, मिलीजुली सरकार थी। 1969 की बात कर रहा हूँ। शुरू में सीवी गुप्ता बने थे, फिर चौधरी चरण सिंह बने थे। तो वो हापुड़ आए हुए थे दौर में। मैं कई बार लिख भी चुका हूँ, इस उदाहरण को दे भी चुका हूँ कि शासन कैसे चलता है लोकतंत्र के अंदर। चौधरी चरण सिंह हापुड़ में आए हुए थे, और हापुड़ उस समय जिला गाजियाबाद में आया करता था। तो गाजियाबाद के डीएम को उन्होंने बुलाया। उनकी पार्टी भारतीय क्रांति दल के लोगों ने उस डीएम के खिलाफ बहुत शिकायतें की हुई थी। चौधरी साहब आए, रेस्ट हाउस में ठहरे, तो उनकी पार्टी के लोग आए। लोगों ने कहा कि ये डीएम हमारी बात तो सुनता ही नहीं है, हम जो कहते हैं उसका उल्टा करता है। चौधरी साहब ने डीएम को बुलाया। डीएम को बुलाया तो उनके जो पार्टी के लोग बैठे हुए थे वो बड़ी ऐठ में थे। आते ही उन्होंने डीएम को कुर्सी दी अपने साथ बैठने के लिए कि आज डीएम साहब यहाँ बैठिए। उसके बाद उनको बोला, अपनी पार्टी के लोगों से कि बोला कि आप बताओ तुम्हारी क्या शिकायत है। उन्होंने कहा साहब ये शिकायत है, ये नहीं मानता, ये जमीन का मसला है, ये इसका पता दिखाना जो पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं। तो चौधरी साहब ने कहा कि ये जो डीएम है ये मेरे बाप का नौकर नहीं है, ये कानून का नौकर है, जो कानून कहेगा वो करेगा। और उन्होंने डीएम को सम्मान के साथ कहा कि डीएम साहब जाइए और अपना काम कीजिए जो कानून कहता है। ये होता है प्रशासन चलाना, ये होती है ईमानदारी, ये होता है सरकार का इकबाल, ये होता है लोकतंत्र का निर्भय होना। लोकतंत्र इसी प्रकार से निर्भय होते, कानून का शासन होना चाहिए सर्वत्र। और जो आप मोदी कल्ट की बात कर रही हैं, तो देखिए शासन में आने के लिए मोदी जी को अब बैसाखियों की जरूरत है, इसलिए उन्होंने अपना व्यवहार भी बदलना शुरू कर दिया है। लोकतंत्र में अंतर्निहित ताकत होती है कि वो शासक को, या वो शासक नहीं बोलते लोकतंत्र में, जो सरकार होती है, बल्कि जिसको जिम्मेदारी दी जाती है लोक सेवा करने की, लोक सेवा को विनम्र बनाना लोकतंत्र की आंतरिक ताकत होती है। वो लोकतंत्र ने ताकत दिखाई है, कितना भी बड़े से बड़ा हो। इस मामले में गांधी जी के बारे में लिखी हुई एक किताब गांधी एंड स्टालिन, लुई फिशर की, 1947 में लिखी थी। उन्होंने गांधी जी का इंटरव्यू लिया था उसमें, बहुत बड़ा। उसमें गांधी जी ने कहा कि लोकतंत्र में चीजें धीरे हो सकती हैं, मगर जो भी चीजें होंगी वो पुख्ता होंगी, स्थायी होंगी। जो भी लोगों को अधिकार मिलेंगे वो स्थायी तौर पर मिलेंगे। लेकिन ये खतरा महसूस हो रहा है आईपीसी के बदले जाने से। जैसा कि अचल साहब ने कहा कि इसमें जो है ऐसे धाराएं दफाएं लाई गई हैं जिससे लोकतंत्र का गला घोटा जा सके। तो मुझे लगता है पहला मुकाबला अध्यक्ष पद के लिए तो होगा ही संसद के अंदर, लेकिन चूंकि 1 जुलाई से लागू होना है, इस पर भी जम करके राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जम करके विपक्ष और सत्ता पक्ष में बहस होगी। विपक्ष इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है, क्योंकि चिदम्बरम साहब जो इस कमेटी के सदस्य थे जिसने ये कानून की समीक्षा की, उन्होंने लेख लिख करके पहले ही कह दिया पी चिदम्बरम ने कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वी आईपीसी एज गुड, ठीक है हमारे लिए, जो भारत के लोगों को जिसकी जरूरत है आईपीसी, आईपीसी में से कुछ प्रावधान सेडिज्म वगैरह का आपने हटा दिया, वो ठीक है। जी नीलू जी। अब मैं